आगे चल रहे हैं जी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एन एटम पार्ट 2 की तरफ। तो अभी तक हमने जो बात की है उसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर ली कि वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब एटम का जो मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल वो तो बेकार हो गया है। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया है, उसमें भी हमने इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखा कि उसे कंटिन्यूसली अट्रैक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो अब आगे चलते हुए हमें मिल रहा है बोहर का एटॉमिक मॉडल जो कि डिस्क्राइब करता है एटम को एज टू डायमेंशनल पिक्चर, जिसमें न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ्स में घूम रहे हैं। लेकिन सर्कुलर पाथ्स के अंदर कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं और वो इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2 यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल रहा है क्वांटाइज्ड एनर्जी का। यानी कि ऐसा माना गया बोहर के दौर में कि जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ना रैंडमली मूव नहीं कर सकते, बल्कि वो ख़ास एनर्जी वाली जगहों पर ही मूव करते हैं जिन्हें नाम दिया गया था ऑर्बिट्स का या शेल्स का। यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि रदरफोर्ड के हवाले से लास्ट पेपर में हमें सवाल आ चुका है जिसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पूछा गया था कि वो कैसे हुई। तो उसका जवाब था कि अल्फ़ा पार्टिकल को जो गोल्ड फॉइल है उससे टकरा कर हमें इंफॉर्मेशन मिली थी अबाउट न्यूक्लियस। तो इसी तरह बीच बीच में से जो बातें हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर से ही सवाल बनने हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करते रहें। अच्छा, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू उसने क्वांटाइज कर दी। मजीद बोहर ने यह कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी वाले ऑर्बिट से दूसरी एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है तो फिर वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। यहाँ पर अब आप ये बात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1900 में प्लैंक से लेकर 1913 में बोहर तक ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि एटम जो है ना वो उसको एनर्जी कंटिन्यूसली वो एमिट नहीं कर सकता, बल्कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में ही एमिट करेगा। मैटर की प्रॉपर्टी ही डिस्क्रीट एमिशन होती है अगर वो एक पर्टिकुलर टाइप का है। तो सही हो गई थी बात। तो ये बड़ा एस्टेब्लिश हो गया फैक्ट और यहाँ पे पूरी थीरीज आ रही हैं। अच्छा, तो ये बात भी हमें पता लगी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बोहर से मिली। बोहर ने सिर्फ इतना ही काम नहीं किया कि उसने क्वांटाइज एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक रैंडम कॉन्सेप्ट दे दिया, बल्कि उसने साबित किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस कि आप क्वांटाइज एनर्जी का रेडियस मालूम कर सकते हैं, क्वांटाइज एनर्जी जो है उसको खुद भी मालूम कर सकते हैं। और उसके लिए उसने इस्तेमाल किया हाइड्रोजन का एटम, क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। बाद में हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और फिर इसी वजह से फिर इक्वेशंस को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ा और फिर भी प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। तो फिर हम सुपर कंप्यूटर्स की तरफ चले गए किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। फ़िलहाल सिंपल फॉर्म में हमने जो रेडियस की वैल्यू निकाली वो रेडियस की वैल्यू आई 0.529 n² और एनर्जी की जो वैल्यू निकली यहाँ से वो थी -1331 इंटू 1/n²। याद रख लें कि नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। सही होगा जी बात। और ये भी याद रखें कि डिफरेंस इन रेडियाई गोज ऑन इंक्रीजिंग और एनर्जी डिफरेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट्स। सही है जी। एडजेसेंट ऑर्बिट्स में एनर्जी का फ़र्क कम हो रहा होता है, रेडियस का फ़र्क ज़्यादा हो रहा होता है। आप आर की वैल्यू पहले शेल के लिए, दूसरे, तीसरे, चौथे के लिए निकालें 0.529, 2.11, 4.75 और 8.73 के करीब आएंगी ये वैल्यूज़। एनर्जी की वैल्यूज़ भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ ना एक बारी देख लेनी है आपने, लेकिन ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं ये हमें याद रखने चाहिए। यहाँ पर n क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बोहर वाज एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल के नंबर की उसने बात की। बाद में हमें बोहर के मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स मिले और उन्हें बोहर्स डिफेक्ट्स कहा जाता है और बोहर्स मॉडल्स डिफेक्ट कह सकते हैं आप। बोहर के मॉडल्स, बोहर मॉडल्स डिफेक्ट्स ऐसे कह लेते हैं। बोहर के डिफेक्ट तो डेफिनेटली नहीं थे, बोहर के मॉडल के ही डिफेक्ट थे। तो बोहर मॉडल के डिफेक्ट में हमें पता लगा कि बोहर मॉडल का जो है ना वो एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन को लेकर एक्सप्लेन किया गया है। तो हाइड्रोजन के अलावा ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर नहीं लगता था। दूसरी बात हमें ये पता लगी कि बोहर मॉडल जो है ना वो जो फाइन स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये बात ज़रा समझें आप कि अगर हम आज से तकरीबन 107 साल पहले एग्जिस्ट कर रहे होते
तो फिर शेल के कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो उसे एक पर्टिकुलर वेव, पर्टिकुलर एनर्जी एमिट करनी चाहिए। लेकिन आज हमें पता है कि एक एटम के अंदर, शेल के अंदर सब शेल, ऑर्बिटल और उसके अंदर स्पिन भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमें पता होगा कि ये जो लाइन है, जब आप इसे अच्छे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी लाइन होगी, उसे कहेंगे फाइन स्ट्रक्चर। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका बोहर का मॉडल। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सका भाई? करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ शेल को मान रहा है, शेल के अंदर तो रास्ते को ही नहीं मान रहा। तो फिर फाइन स्ट्रक्चर जिसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने एक्सप्लेन करना था, वो इस स्ट्रक्चर से, बोहर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुआ। सही है जी। तो इसके अलावा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसका ओरिजिन है जीमैन, जिसे जीमैन इफेक्ट कहते हैं, वो भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। यहाँ पर जीमैन इफेक्ट के बारे में मैं लाजमी बताना चाहूँगा जी। जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है ना, इसका ताल्लुक ज़्यादा है। ये फिज़िक्स एक्सक्लूसिवली फिजिक्स के काम हैं। तो फिजिक्स जो है ना, वो क्या करते हैं, वो जो एटम है ना, उसको इन टर्म्स ऑफ सम फिजिकल फिनोमिनन, जिसे उन्होंने आज तक पढ़ा हो, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू ए लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसके ज़रिए से उन्होंने एक्सप्लेन किया जीमैन इफेक्ट को। देखा ये गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हों एक लूप में, लूप एक रास्ता है, लूप का मतलब है कि आप कह दें कि एक तार है, उसमें से गुजर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। एक तार में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि ट्रैवल कर रहा है करंट, आप उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो देखा यह गया है कि वो जो लूप है ना, वो जो तार है, वो अपनी मूवमेंट वो मुख्तलिफ शेप्स अज्यूम कर लेता है। तो यहाँ से ही कंसेप्ट निकाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। उन्होंने कहा जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो एक और सब शेल में मूव कर रहे हैं ना, वो असल में एक लूप के तरीके से, एक रास्ते के तरीके से मूव कर रहे हैं। और जब आप उस रास्ते को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रास्ता लूप के तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट्स ले लेता है, और उसी बेस पर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, वो सब ऑर्बिटल्स बनते हैं, यानी कि एक सब शेल के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। तो ये था जीमैन इफेक्ट। ये भी एक्सप्लेन नहीं होना था, क्योंकि बहुत तो मान ही नहीं रहा कि शेल के अंदर कुछ है। सही होगा जी बात। तो ये सारे प्रॉब्लम हमें बोहर के साथ रहे। बोहर का मॉडल जो है वो स्फेरिकल शेप, सॉरी सर्कुलर शेप वाला, उसको बाद में सोमरफील्ड नामी साइंसदान जो है उसने मॉडिफाई भी किया है। उसने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का भी हल्का सा टच दिया था, और उसकी जो क्वांटम नंबर की वो क्वांटाइज्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें के एच ओवर 2 पाई होता था। यहाँ पर के जो है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को जाहिर करता था। सोमरफील्ड ने फर्दर कहा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, दे आर स्फेरिकल इन शेप, बल्कि वो सर्कुलर नहीं है, बल्कि वो स्फेरिकल हैं। सही होगा जी बात। तो समरफील्ड जो है ना, वो 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ एटम की तरफ जाना चाह रहा था। लेकिन समरफील्ड की बातें भी हमें ज़्यादा समझ नहीं आई हैं। हमें जो ज़्यादा बातें समझ आई हैं वो हमें समझ आई हैं श्रोडिंगर की बातें। तो श्रोडिंगर की बातें हमें क्यों समझ आई हैं, उन पर चलेंगे। लेकिन पहले बोहर का जो है ना, एक बिल्कुल दुश्मन आप कह लें क्वांटम मैकेनिक्स में, वो आ गया है हाइजेनबर्ग। उसने क्या कहा है उसकी बात करते हैं। तो बात चल रही है जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हमने ये बात की कि बोहर का ये बड़ा जो है ना, आप कह सकते हैं कि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बोहर से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। बोहर का ऐसा मानना था कि एटम के अंदर मौजूद जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को आप साइमल्टेनियसली डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग जो है वो ऐसा नहीं मानता था। हाइजेनबर्ग के मुताबिक अगर आप किसी एटम की पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठे मालूम करने जाएंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर आप इस एटम का पोजीशन सही मालूम करेंगे तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर आप मोमेंटम सही मालूम करेंगे तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। सही होगा जी बात। तो हाइजेनबर्ग की बात ये थी कि अगर आप पोजीशन सही मालूम करते हैं तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाता है, मोमेंटम सही मालूम करते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है। इसकी लॉजिक जो हाइजेनबर्ग की थी वो बड़ी ही ज़्यादा लॉजिकल थी, जिसमें वो ये मानता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही छोटी वेवलेंथ जो है उससे मूव कर रहा है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है तो आपको उसे लोकेट करने के लिए उसी लेवल की रेज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ये इन्फॉर्मेशन हमें इससे पहले डी ब्रॉगली ने दे दी थी, उसकी भी अभी हम बात करते हैं। तो फिर इसलिए जब वो जो छोटी वेवलेंथ आप इस्तेमाल करेंगे एक्सरे की, और छोटी वेवलेंथ एक्सरे की जब आप इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, तो छोटी वेवलेंथ की एनर्जी जो है वो तो ज़्यादा होगी। जब वो
वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपको मालूम होगी, तो जब तक आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम होगी तब तक उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन हो चुकी होगी, क्योंकि एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। सही है जनाब, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, उसकी जो मोमेंटम है सॉरी वो अनसर्टेन हो जाएगा। पोजीशन मालूम होगी, मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, मोमेंटम मालूम होगा, पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, क्योंकि जो लैम्डा है ना, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, अगर आप बड़ी वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके वो वापस नहीं आती, आपको इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता। अगर आप छोटी वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगी और उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को बाद में कॉम्पटन नामी साइंसदान ने इलूसिडेट भी करके दिया, जिसमें उसने एक्स रेज यूज़ की और एक्स रेज को उसने टकराया कार्बन से, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे ही वो टकराए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई और वो जो एक्स रेज थी उनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो गई। सही है जनाब, उनकी वेवलेंथ बढ़ गई। उनकी वेवलेंथ बढ़ने से कॉम्पटन ने ये भी नतीजा निकाला कि जो रेज है ना वो भी मटेरियल पार्टिकल के तरीके से काम करती हैं। तो अब ये दोनों ना चीज़ें एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं। असल में हो क्या रहा है, अभी तक हमने ये इंफॉर्मेशन फाइंड कर ली है कि जो पार्टिकल्स होते वेव्स होती हैं वो वेव्स किस तरह ट्रैवल कर रही हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ट्रैवल कर रही हैं, जिन्हें फोटोन कहा गया है। और फोटोन जो है ना क्वांटम कहा गया है, और अगर वो लाइट के क्वांटम है तो उन्हें फोटोन कहा जाता है। सही होगा जी बात। यहाँ पर अब एक्स रेज से ना मज़ीद इसी तरफ हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक्स रेज का भी ये जो वेवलेंथ का चेंज है ये असल में बता रहा है कि जब वो टकराए हैं इलेक्ट्रॉन से तो उनके टकराने से उनका जो एनर्जी चेंज हुआ है, ये एनर्जी चेंज अगेन इस बात का सिम्टम है कि वो जो है ना मटेरियल पार्टिकल्स के तरीके से एक्स रेज बिहेव कर रही हैं। तो रेज तो एक्स रेज पहले से ही हैं, हमेशा से हम जानते हैं कि वेव्स क्या होती हैं। अब उनका मटेरियल नेचर हमें कॉम्पटन इफेक्ट से पता लगा है। ये बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन है, इसलिए कि हमें डी ब्रोगली इक्वेशन हमें बड़ी अच्छी लगती है। वो क्या कहती है, वो कहती है कि मटेरियल पार्टिकल्स हैव वेव्स एसोसिएटेड विद देम। कॉम्पटन इफेक्ट क्या कह रहा है, कॉम्पटन इफेक्ट कह रहा है कि वेव्स हैव मटेरियल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद देम। तो ये तरह इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो जहाँ से दुनिया चेंज हुई, जहाँ से दुनिया जो है वो श्रोडिंगर कैट की तरफ गई, वहाँ पर ये कॉम्पटन और डी ब्रोगली दोनों खड़े हैं। कॉम्पटन कह रहा है कि जो वेव्स हैं वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, और डी ब्रोगली कह रहा है जो पार्टिकल्स हैं वो वेव लाइक बिहेव कर रहे हैं। डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, यानी कि हर मटेरियल पार्टिकल जिसके पास मास है उसकी वेवलेंथ एसोसिएटेड है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेवलेंथ निकालें तो ये तकरीबन 0.33 नैनोमीटर आती है, जो कि तकरीबन एक्स रेज के बराबर है। और इसी वजह से एक्स रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा कर और वो जो है ना उन्हें देखा भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि एक्स रेज को हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए या उसे एक्साइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ज़रा समरी पेश करूं, अब आ रही है समरी, ध्यान से सुनने वाली। ध्यान से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चलें अब हमने क्लास एक पढ़ी ही है तो हमें ज़रा ना एक बिगर पिक्चर में पता हो कि सिचुएशन किस तरह है एटम की। एटम के बारे में सबसे पहले हमें पता लगा कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, बाद में पता लगा एटम डिवाइड हो सकता है। उसमें एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्फीयर ऑफ एटम के अंदर धंसे होते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। फिर हमने कहा नहीं ऐसे नहीं है, सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं गोल दायरों में। फिर हमें पता लगा गोल नहीं घूम सकते, तो हमने कहा नहीं ये गोल नहीं घूम रहे, बल्कि घूम तो गोल ही रहे हैं लेकिन वो एक डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। फिर हमें पता लगा ये क्वांटाइज्ड एनर्जी के ऑर्बिटल जो हैं वो गोल नहीं है, ये स्फेरिकल या एलिप्टिकल हैं। और फिर बाद में हमें पता लगा कि ये जो एलिप्टिकल पाथ्स हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो सिंपल गोल दायरे में नहीं है, बल्कि वो वेव लाइक मोशन कर रहे हैं। और वो हमें डी ब्रोगली ने बताया, और डी ब्रोगली के जो बात है उसको बैक किया बाद में डेविसन एंड जर्मर का वो जो फेमस निकल एक्सपेरिमेंट है
जिसमें निकल क्रिस्टल की मदद से उन्होंने जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को ऑब्ज़र्व किया था, तो वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था इसमें ऑब्ज़र्व करने में। बाद में हमें पता लगा कि वो गोल दायरे में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसकी मोमेंटम और पोजीशन सही तौर पे मालूम किया जा सकता है, ऐसा बोहर ने कहा था। लेकिन हाइजेलबर्ग ने कहा ऐसा नहीं है, और जब ऐसा नहीं है तो बाद में कॉम्पटन ने उसको जो ना एम्फेसाइज भी किया कि हाँ वाकई में ऐसा नहीं है। अच्छा, अब इसी दौरान में ना कुछ और साइंसदान भी चल रहे हैं, जिनमें से श्रोडिंगर और डिराक, ये दोनों ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो श्रोडिंगर और डिराक की तरफ चलते हैं, उन्होंने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, और फिर वहाँ से हम निकालेंगे क्वांटम नंबर्स। देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं।